आज मैंने जब अपना जीमेल खोला तो मुझे एक मेल दिखाई दिया जो कि कुछ दिन पुराना था। वो मेल एक कांग्रेचुलेटरी मेल था जो मुझे ये बता रहा था कि मैंने यूट्यूब चैनल पर अपना 100वां वीडियो अपलोड किया है और इसलिए वो मुझे कांग्रेचुलेट कर रहा था। मुझे अजीब सी खुशी हुई उस मेल को देख करके कि कैसे आज से 2 साल 2 महीने पहले शुरू हुआ, ज़ीरो से शुरू हुआ चैनल धीरे 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 करते 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 100 वीडियो तक पहुंच गया है। मुझे लगा मुझे इस खुशी को आपके साथ भी साझा करना चाहिए और साथ में वो कुछ बातों को भी जो इस 0 से 100 वीडियो की जर्नी के दौरान मुझे सीखने को मिली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है चेतना और मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चस्का ये ज़िंदगी और ये एक बेसिकली ट्रैवल व्लॉग है। मैं दिल्ली से बहुत ही पास नोएडा में रहती हूँ, पर जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था तो मैं रहती थी उदयपुर में। कहानियाँ वो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो लिखे हुए में हो चाहे वो विजुअल में हो। पेशे से मैं एक फ्रीलांस एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हूँ, जिसका मतलब है कि मैं जिस तरीके के प्रोजेक्ट करती हूँ उनका संबंध पर्यावरण, खास तौर पर पानी और जंगल के कंजर्वेशन से होता है। नेचर के बीच में रहना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उदयपुर सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, मीनार झील भी उसको बोलते हैं। तो हम वहां पर गए हुए थे। उस झील की खास बात ये है कि जो ठंड के समय में साइबेरिया से बहुत सारे पंछी आते हैं, तो बहुत सारे पंछी उस झील में टिकते हैं। तो उसको देखने के लिए, उन पंछियों को देखने के लिए हम वहां गए हुए थे। बहुत ही नीला पानी था उस दिन उस झील का और बहुत सारे पंछी उसमें तैर रहे थे और कुछ पंछी उसके बाहर भी थे। बहुत सुंदर चिड़ियाओं की आवाज आ रही थी और वहां कोई भी नहीं था। बगल में एक छोटी सी पगडंडी थी, उस पर चलते हुए हम दूर तक गए और वहीं पर एकदम अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे कुछ क्लिप्स लेनी चाहिए और मैं कुछ इसका वीडियो बना पाऊं और फिर उसको यूट्यूब पर डाल लूं तो शायद मुझे बहुत मजा आए। और बस मेरे ऐसे अचानक से ये ख्याल मन में आया था। इसके पहले मैंने कभी भी सोचा नहीं था यूट्यूब में वीडियो बनाने की। इनफैक्ट इससे पहले मैं यूट्यूब देखती ही बहुत कम थी, मेरा कोई भी ऐसी दिलचस्पी नहीं थी यूट्यूब में और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो इस ख्याल के मन में आते ही मैंने छोटा सा, मेरे पास मोबाइल था, उसको अपने हस्बैंड को पकड़ाया और उनसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस झील के किनारे, तो वो मेरा वीडियो बना लें। और उस झील को इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने कुछ अपने बारे में और कुछ उस लेक के बारे में वहां पर बोला और इस तरीके से अचानक मेरा YouTube का सफर शुरू हुआ, बिना किसी प्लान के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी स्किल के और बिना किसी नॉलेज के। आज 1 मई 2024 है और ना सिर्फ चस्का ये ज़िंदगी चैनल पर 100 वीडियोस हैं बल्कि 987 लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप सबकी वजह से, एक सब्सक्राइबर की वजह से और एक कमेंट की वजह से मुझे कितना मोटिवेशन मिला है इस अचानक से शुरू हुई जर्नी को कंटिन्यू करने का। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एक जनरल परसेप्शन है कि आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हो, आपका बहुत बड़ा चैनल हो तो आपको यूट्यूब से बहुत फायदा है और जो छोटे चैनल है जब वो बड़े बन जाएंगे तो उनको भी फायदा होगा। पर मुझे लगता है ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि छोटा यूट्यूब चैनल होने पर भी उसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारी लर्निंग है। 100 वीडियो के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग प्रोसेस है। तो मैं आज आपको चस्का ये ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ और कुछ उन रिवॉर्ड्स के बारे में बताती हूँ जो मुझे YouTube से 0 से 100 वीडियोस की इस जर्नी के दौरान मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं YouTube नहीं देखती थी और ट्रैवल व्लॉगिंग के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे व्लॉगर्स ऑलरेडी हैं। हालांकि एक हल्का फुल्का आइडिया रहा होगा या आया होगा जरूर ही, क्योंकि मैंने कुछ 2-4 एपिसोड देखे थे ड्रू ब्रिस्की के। ड्रू ब्रिस्की उस समय हैदराबाद आए थे और वहां पर एक कपल की उन्होंने स्टोरी की थी। वो काफी एजेड कपल था, 70 साल से ज्यादा की उम्र का, जहां तक मुझे याद है। और वो एक चाय की दुकान चलाते थे हैदराबाद में और उस चाय की दुकान से वो जितने पैसे बचाते थे, कमाते थे, उससे वो दुनिया के 20 से ज्यादा देश घूम आए थे। तो ये कहानी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी और ड्रू ब्रिस्की का कहानी कहने का ढंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ड्रू ब्रिस्की वो इंसान है जो अमेरिकन है और वो दुनिया के सभी देशों में घूम चुके हैं
और इस समय वो बहुत ही अच्छी ट्रैवल स्टोरीज बना रहे हैं। तो एक ये बात मेरे दिमाग में जरूर रही होगी इस चैनल को शुरू करने से पहले, या मुझे कुछ आइडिया रहा होगा ट्रैवल व्लॉगिंग का, ऐसा मुझे आज लगता है। लेकिन इसके अलावा वीडियो को शूट करना, उसकी क्लिप्स निकालना, उसको जोड़ना, उससे वीडियो बनाना और उसको अपलोड करना, इन सब के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। पहली बार मीनार झील के किनारे मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कुछ बोला और फिर जो चिड़ियाएं वहां पर तैर रही थी पानी में उनका वीडियो लेने की कोशिश की। हालांकि वो वीडियो बहुत अच्छा नहीं आया क्योंकि चिड़ियाएं वो झील के काफी अंदर की तरफ थी। मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की कि उनका बहुत अच्छा वीडियो आए, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगी और उसको अपलोड करना भी मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। एक बात तो ये है कि ये सब कुछ मुझे आता नहीं है, और दूसरी बात ये है कि YouTube एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा वीडियो डालना जिसमें आप खुद ही बोल भी रहे हो, खुद ही बता भी रहे हो और कोई चीज दिखा रहे हो, इसके लिए एक किस्म का कॉन्फिडेंस चाहिए और एक किस्म की बेपरवाही भी चाहिए। वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि मैं अगर ऐसी कोई चीज डालती हूँ तो उसको देख करके लोग क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे मेरे बारे में, और अपने इसी डर को मैंने उस वीडियो में बोला भी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि अपने सारे डरों को और अपनी सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं इसे अपलोड कर पाऊंगी। ओके, बाय बाय साथियों, बाय। इस बीच मेरे एक कजिन ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया 3 मिनट का, उसकी जिंदगी के हैप्पीनेस के मोमेंट्स को लेकर के। उसको देख करके मुझे लगा कि एक कहानी तो कहानी होती है। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला अपना वीडियो एडिट करने का। मैंने गूगल में सर्च किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, और मुझे इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला जो कि फ्री था। उसको मैंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया, वीडियो को एडिट किया और उसको अपलोड भी कर दिया। एक क्रिएटर जब कुछ बनाता है तो वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचे, उसको देखें लोग। पर मैंने वीडियो बना तो लिया था और अपलोड तो कर लिया था, पर मैं अंदर से चाहती थी कि ये सब कुछ एक सीक्रेट सा रहे और मेरी जान पहचान वाला कोई भी उसको ना देखे, बस ये सब कुछ अननोन लोगों तक पहुंच जाए, ये मेरे मन में बार बार आ रहा था। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने उस वीडियो को देखा और मुझे एनकरेजिंग कमेंट्स भी दिए। पर्सनली लेवल पर मुझे ये अच्छा लगा कि कैसे छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़कर एक पूरी कहानी बन जाती है। ये मुझे काफी एक्साइटिंग लगा था। वो वीडियो पोर्ट्रेट मोड में है और बहुत ज्यादा हिलता है। पोर्ट्रेट का मतलब है कि वो मोबाइल को सीधा रख करके वीडियो लिया गया है, जबकि यूट्यूब में जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होते हैं वो लैंडस्केप मोड में लिए जाते हैं, मतलब आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड में लाना होता है। पर ये बात तब मुझे नहीं पता थी। उस वीडियो में थंबनेल भी नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि थंबनेल क्या चीज होती है। तो ये तो है उस वीडियो की कमियों की बात। और एक अच्छी चीज जो मुझे उस वीडियो से जुड़ी हुई लगती है वो मुझे अभी हाल में ही समझ में आई, जब मुझे ये 100 वीडियो अपलोड करने वाला कांग्रेचुलेटरी मेल आया। तो मैंने इतने सालों में पहली बार वापस जाकर के उस वीडियो को फिर से देखा। वीडियो ने मुझे रिमाइंड कराया कि ये वीडियो उस दिन लिया गया था जिस दिन हमारे देश की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। आज लता मंगेशकर जी गुजर गई तो उनके बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा था, पंछी नदियां पवन के झोंके। और चूंकि मैं जिस जगह पर थी वहां पर भी पंछी थे, और इस गाने का अगला भाग है कि कोई सरहद इसे ना रोके। पंछी थे वो साइबेरिया से आए हुए थे, तो ये गाना बहुत ही एप्ट बैठ रहा था। तो मैंने उस वीडियो को शूट करते समय ये बात कही भी थी। अब जब मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा तो मुझे लगा एक दिन का जिसको मैंने खूबसूरती के साथ जिया था उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी एक तरीके का है मेरे पास। और ये थॉट अपने आप में मुझे एक अच्छा थॉट लगा, और मुझे लगा कि ये वन ऑफ द रिवॉर्ड्स ऑफ यूट्यूब में वीडियो बनाने से मुझे जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उसमें ये भी एक रिवॉर्ड है। उस दिन मीनार झील पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगता है ये भी एक वजह थी कि मैं उस वीडियो को वहां पर ले पाई। उस जगह पर अचानक से आए हुए एक थॉट के बेसिस पर जो मैंने डिसीजन लिया उसने उस दिन से लेकर के आज तक की मेरी जिंदगी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। वो दिन 6 फरवरी 2022 का दिन था। अगला वीडियो मैंने बनाया नीमच माता मंदिर का, जो कि उदयपुर में ही है। उदयपुर में एक झील है, बहुत ही बड़ी झील जिसका नाम है फतेह सागर। बहुत ही खूबसूरत वो झील है। उसके किनारे छोटी पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी के टॉप में ये मंदिर बना हुआ है। अगर कोई मुझसे पूछे कि उदयपुर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या है उदयपुर के बारे में, तो मेरा जवाब होगा कि उदयपुर एक ढलते हुए सूरज की, सनसेट की, सूर्यास्त की जगह है। और इस
इससे ज्यादा खूबसूरत सनसेट मैंने कहीं नहीं देखे हैं। आप झील के किनारे के सनसेट को देखिए, सूरज को पहाड़ों के पीछे छुपते हुए देखिए, और उदयपुर के अंदर भी अगर कोई जगह है जहाँ से सूर्यास्त सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है तो वो जगह है नीमच माता का मंदिर। उस समय कोविड का समय चल रहा था और मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था, तो मुझे नीमच माता के मंदिर जाना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। और जब आप ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो रास्ते में छोटा सा लेकिन अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो बहुत ही तेज हवा और ठंडी हवा आपको लगती है। वहां पर मोर होते हैं, शाम की आरती बेहतरीन होती है, और उस जगह से सूरज को पहले फतेह सागर के ऊपर मूव करते हुए देखना और फिर उसका पहाड़ियों के पीछे छुप जाना एक अपने आप में ऐसा नजारा है जो आज भी मेरी आंखों में है। तो मैंने मंदिर का, इस फॉरेस्ट एरिया का, आरती का और इस सनसेट के छोटे छोटे क्लिप्स लिए और उससे एक वीडियो बनाया। इसके बाद मुझे चांस मिला केरल जाने का, ट्रिवांड्रम में अपनी सिस्टर के यहाँ। बाई चांस जिस दिन मैं वहां पहुंची उन दिनों अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल चल रहा था, जो कि ट्रिवांड्रम का एक बहुत ही खास फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल में भी जो खास दिन होता है, जिस दिन देवी का प्रसाद बनाया जाता है, वो 9वां दिन होता है। और बाई चांस मैं 9वें दिन ही वहां पहुंची थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं इस फेस्टिवल को मंदिर में जाकर के देख करके आऊं, और मैंने इस फेस्टिवल की भी कुछ क्लिप्स ले लिए। यहाँ पर मैं ये एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि अगर आपको कभी ट्रिवांड्रम जाना हो और आप उसके लिए बेस्ट टाइम सोच रहे हो तो आपको जरूर ही अट्टुकल पोंगला के दौरान जाना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल पूरे केरल का फेस्टिवल नहीं है, ये केवल ट्रिवांड्रम का फेस्टिवल है। ट्रिवांड्रम के बीचों बीच देवी अट्टुकल भगवती का मंदिर है, उसमें और उसके आसपास का जो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उनमें जो मंदिर पड़ते हैं उनमें ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो एक बहुत अलग तरीके की फीलिंग मिलती है त्रिवेंद्रम के बारे में। उस दौरान मैंने उसके भी क्लिप्स ले लिए और उसको जोड़ जोड़ करके उससे भी एक वीडियो बनाया। पर इस वीडियो से मुझे एक थोड़ा सा सेटबैक भी हुआ ये था कि वहां पर 2-3 मंदिर मैंने विजिट किए और जहां पर प्रसाद भी बन रहा था वहां पर बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे मलयालम में। तो मैंने भजन थे इनको अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ले लिया, जिससे एक पूरी तरीके से त्रिवेंद्रम के इस खास फेस्टिवल का फील आ सके इस वीडियो में। और बाद में जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसके कुछ ही देर में उसको YouTube ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया और उसमें कॉपीराइट का क्लेम आ गया कि कुछ पार्ट्स को YouTube ने म्यूट कर दिया है। फिर भी वो वीडियो मेरी जिंदगी के लिए बहुत खास है, क्योंकि पहली बार मैंने एक पब्लिक प्लेस में जाकर के उसको शूट किया था, जहाँ पर मैं अकेली नहीं थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। पर चूंकि मेरी नीस मेरे साथ थी तो मुझे वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा था। उस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा सीरियस लग रही हूँ, तो कैमरे के सामने खुद को इतना सीरियस देख के अब मुझे अपने ही बारे में बहुत ही हंसी आती है, पर तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब मुझे लगता है मुझे थोड़ा स्ट्रेस रहा होगा। और ये मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं बनाना होता तो मैं उस खास दिन भी ट्रिवांड्रम में रहती और थोड़ी सी देर के लिए मंदिर में जाती और थोड़ा बहुत देख करके वापस आ जाती। क्योंकि मुझे पूरा वीडियो बनाना था और उसको पूरी तरीके से कवर करना था, तो काफी गर्मी में भी मैंने काफी सारा समय बिताया 2 मंदिरों में। एक तरीके से उस दिन को मैंने इस तरीके से जिया कि आज जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो दिन मेरी आंखों के ठीक सामने है इस समय। तो भले ही वीडियो की क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ था, पर हम एक दिन को जिस तरीके से जीते हैं उस जीने में काफी ज्यादा बदलाव आ गए थे और वो बेहतरी की तरफ मूव हो गया था। तो ये धीरे धीरे जो वीडियोस बन रहे थे इनको मैंने फेसबुक में शेयर करना शुरू किया। आज मैं अपने सारे वीडियो शेयर करती हूँ फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम पर भी, स्टोरीज में भी और न्यूज फीड में भी। तो मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर यकीन मानिए उस समय जब मैंने ये सब कुछ शुरू किया था आज से 2 साल पहले, ये मुझे बहुत ही बड़ी बात लगती थी, क्योंकि यूट्यूब पर अननोन लोग हैं पर फेसबुक पे मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी, बहुत जान पहचान के लोग थे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन होता था, एक तरीके का मेंटल ब्लॉकेज था वहां पर शेयर करने को लेकर के। पर फिर मैंने सोचा कि जब हम अपने फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर और अपने थॉट शेयर कर सकते हैं तो ये तो एक बस वीडियो ही है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। और बड़ी हिम्मत करके अपना पहला वीडियो पोस्ट किया और फिर दूसरा, तीसरा, और फिर एक बार जब ये सब कुछ होने लग गया और जब मुझे लगा कि अब तो सब लोगों ने देख ही लिया है, अच्छा या बुरा, कोई वीडियो कैसा भी है, चाहे वो कितना ही हिलता है, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड में है, चाहे उसमें बेस्ट गियर्स नहीं है, मेरी आवाज सही नहीं है, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, फिर भी सभी लोगों ने अब इसको देख लिया है, तो अब मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टेप आया और फिर मुझे अच्छा लगा कि ये एक तरीके का मेंटल ब्लॉकेज था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया और धीरे धीरे उसको अपने रास्ते से हटाया भी। तरीके का सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें हम पलते बढ़ते हैं और एक अपब्रिंगिंग है, तो कई बार वो बहुत सारी नॉर्मल चीजें होती हैं वो भी
हमें थोड़ा सा अलग लगने लगती है। स्पेशली ये बात सच है व्हेन यू आर ए वुमन, जब आप एक औरत हो या जब आप एक महिला हो तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो। तो एक ये बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और अब वापस चलते हैं अपनी चस्काए जिंदगी की स्टोरी पर। त्रिवेंद्रम के पास ही एक बहुत सुंदर सा बीच है, कोवलम बीच। हम वहां पर घूमने के लिए गए, हम मतलब मैं और मेरी सिस्टर की फैमिली। तो वहां पर मैंने कुछ क्लिप्स ली और उसका वीडियो बनाया। उसके बाद आया नंबर कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी का वो पहला वीडियो है जहां मैंने पोर्ट्रेट में नहीं बल्कि लैंडस्केप में लिया है। एक्चुअली फेसबुक पर मुझे काफी लोगों ने, काफी दोस्तों ने कमेंट करके कहा कि मुझे लैंडस्केप में लेना चाहिए। साथ ही उसमें पहली बार मैंने थंबनेल भी लगाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप यूट्यूब पर चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो हमेशा थंबनेल में अपनी फोटो लगानी चाहिए। ये बात उस समय मुझे बहुत ऑड लगी। मुझे लगा कि चाहे भले ही यूट्यूब वीडियो के अंदर पर मैं हूँ, पर थंबनेल में अपनी फोटो लगाना ये भी एक तरीके का बहुत ही साहस का काम था मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थंबनेल तो बनाऊंगी पर उसमें अपना फोटो नहीं लगाऊंगी। तो अगले कुछ एक जो वीडियो आए वो मेरी फोटो के बिना ही थे, पर ये अच्छी बात थी कि थंबनेल मुझे अब आ चुका था। इसके बाद हम त्रिवेंद्रम से गए मदुरई और मदुरई से रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको पता ही है बहुत ही बड़ा तीर्थ है। तो मदुरई से हम बस से गए रामेश्वरम और उस बस में तमिल गाने चल रहे थे। बहुत ही पेपी सॉन्ग था। और जब पंबन ब्रिज आया तो बहुत देर तक समुद्र के मैंने बहुत सारे फुटेज लिए और एक तरीके से मैं पूरी तरीके से मेस्मराइज थी उस समुद्र को देख करके, उसके शिप्स को देख करके, उसके नीले हरे पानी को देख करके। और उस पंबन ब्रिज के ऊपर बस से चलने का एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिसको मैं पूरी तरीके से महसूस कर रही थी। रामेश्वरम में हम 2 दिन रहे और वहाँ हमने बहुत सारे फुटेज लिए। और विभीषण मंदिर है वहाँ पर जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है। धनुषकोडी का रास्ता अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एक। और इन सब के मैंने बहुत सारे फुटेज लिए बिना ये सोचे समझे कि इससे कैसे वीडियो बनेगा और वीडियो बनेंगे तो कितने बनेंगे। उसके बाद जब मैं वापस उदयपुर आई तो मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और वो सारे क्लिप्स ऐसे ही पड़े रहे। फिर मुझे लगा कि नहीं, धीरे 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 मुझे इन क्लिप्स को इकट्ठे करते रहना चाहिए, शायद इससे कुछ बन के आ ही जाए। फाइनली मैंने 2 वीडियो बनाए। रामेश्वरम का जो सेकंड वीडियो है वो वेलोंडी तीर्थम को और पंबन ब्रिज से सनसेट को कवर करता है। समुद्र पर सनसेट देखना हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत होता है और यही हाल था पंबन ब्रिज में भी। और जो वेलोंडी तीर्थम है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्र के बीच में एक फ्रेश वाटर का स्प्रिंग है। वहां से पीने लायक पानी, पोर्टेबल वाटर मिलता है। और भगवान राम की कहानी भी इस जगह से जुड़ती है जो इस जगह को और भी खास बना देती है। तो वहां पर एक छोटा सा कुआं है, उस कुएं से पानी निकाल करके पीते हुए मैंने अपना वीडियो बनाया था। खास बात ये हुई कि इस वीडियो में जो वेलोंडी तीर्थम वाला वीडियो है उसमें मैंने ये जो कुएं से पानी निकालते वाला सीक्वेंस है इसका एक स्क्रीनशॉट लिया वीडियो का और उसका एक थंबनेल बना दिया। तो वेलोंडी तीर्थम वाला वीडियो वो वीडियो है जिसमें थंबनेल तो है ही साथ थंबनेल में मेरा फेस भी है। त्रिवेंद्रम से उदयपुर वापस आने के बाद बहुत दिनों तक कहीं भी जाना आना नहीं हुआ। मुझे लगता है 1-2 महीने तक और कोई वीडियो भी नहीं आए। उसके बाद उदयपुर के ही बहुत ही पास एक जगह है नाथद्वारा। वो भगवान कृष्ण का बहुत ही खास मंदिर है और बहुत ही फेमस जगह है वो। स्पेशली राजस्थान के लोगों में और गुजरात के लोगों में उस जगह का बहुत ही क्रेज है। एक शाम को हम लोग नाथद्वारा गए। इस ट्रिप में हमारे साथ मेरे भाई की फैमिली भी थी और नाथद्वारा में दर्शन करने के बाद हमने काफी अच्छा खासा समय गुजारा वहाँ के मार्केट को घूमने में। नाथद्वारा का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ आपको सिर्फ मंदिर से जुड़े हुए सामान ही नहीं मिलेंगे बल्कि आपको बहुत ही फैशनेबल कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत सारी तरीके की नमकीन, बिस्किट्स और बेकरी के आइटम्स और खाने पीने का सामान मिलेगा। वहाँ की पुदीने की चाय तो खास तौर पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इस मार्केट को हमने काफी अच्छी तरीके से घूमा और मैंने बहुत सारे वहाँ पर जो शॉपकीपर्स थे, स्पेशली कुछ उन दुकानों के जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट भी किया और उनके भी फुटेज ले लिया उनसे बात करते हुए। इस तरीके से मुझे एक और वीडियो के लिए थोड़ा सा मटेरियल मिल गया। क्योंकि नाथद्वारा में बहुत सारे क्लिप्स लिए थे तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़ा वीडियो होगा और एक तरीके से उसको बनाने में मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। पर इसमें एक खास बात ये थी कि जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया था मार्केट में शॉपकीपर से नाथद्वारा में, उनमें से काफी लोगों ने मुझे अपने नंबर दे दिए थे और कहा कि जब आपका वीडियो आ जाएगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 15-20 दिन गुजर गए और वीडियो भी नहीं बना था तो मुझे 1-2 लोगों के फोन भी आ गए। उन्होंने कहा अभी तक वीडियो हम नहीं देख पाए हैं, क्या वो बन गया है? तो एक तरीके से मेरे ऊपर एक तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो नाथद्वारा से वापस आने के लगभग 1 महीने के बाद वो वीडियो मैंने धीरे धीरे बना के तैयार किया और उसको अपलोड भी किया और बहुत
सारे लोगों के साथ शेयर भी किया। ये वीडियो अपने आप में इसलिए खास था क्योंकि इसको अपलोड करने के करीब 3 महीने के बाद ये अचानक से बहुत ज्यादा चलने लगा। इसको बहुत लोग देखने लगे, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। इस वीडियो में ऐसा क्या खास है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, पर एक बात ये समझ में आई कि यूट्यूब में जो लोग नए हैं वो भी काफी कुछ कर सकते हैं और उनकी भी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों तक पहुंच सकती है, उनके भी वीडियो देखे जा सकते हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया दिल्ली और हम उदयपुर से दिल्ली वापस आ गए। मुझे थोड़ा ये सेटबैक की तरह लगा था क्योंकि मुझे लगा कि उदयपुर में कितना कुछ था देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। वो एक टूरिस्ट प्लेस था और मेरे हिसाब से दिल्ली बिल्कुल भी टूरिस्ट ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर केवल मॉल है और ओपन स्पेस के नाम पर इंडिया गेट है। और ऐसा मेरा परसेप्शन इसलिए बना था क्योंकि पिछले 20 सालों में मैंने ज्यादातर समय दिल्ली में ही गुजारा है और यही वो जगहें थी जो मैंने देखी थी यहाँ पर। तो मुझे लगा कि उदयपुर की जो झीलें हैं, वहाँ की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे मंदिर हैं, थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलते हैं तो एकदम वीराना खूबसूरत वीरानी जगह शुरू हो जाती हैं। मुझे लगा कि मैं ऐसी जगहों को दिल्ली में बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे दिल्ली के बारे में अच्छी लगती थी और जो राहत देने वाली थी इस ट्रांसफर के प्रोसेस में, वो ये थी कि दिल्ली से हिमाचल और उत्तराखंड बहुत पास है। मेरे मन में था कि अब हम आराम से उत्तराखंड और हिमाचल जा सकते हैं। तो 2022 की जुलाई में दिल्ली वापस आने के बाद टूर में हम एक बार नैनीताल गए और एक बार भवाली गए, वहाँ के कुछ क्लिप्स लिए। ऑल्दो नैनीताल हिमालय के शिवालिक रेंज में पड़ता है और वो उस तरह की ऊंचाई पर नहीं है जिस तरीके की ऊंची जगहों में जाना मुझे पसंद आया है, फिर भी एक जो हिमालय वाली फील होती है वो फील ही अलग है। वहाँ की हवा अलग है, वहाँ की ठंड अलग है, वहाँ के जंगल अलग है, वहाँ का पानी अलग है। और एक बार लगा कि चलो अब हम फिर से कई बार ट्रैकिंग के लिए जाएंगे पहाड़ों में, पर यहाँ आने के बाद मैं काफी ज्यादा बिजी हो गई अपने काम में और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और वो पूरा साल गुजर गया 2022 का। नैनीताल से वापस आने के 2 या 3 महीने मुझे लग गए नैनीताल वाला वीडियो एडिट करने में। लेकिन 2023 की शुरुआत बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से हुई क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है मणिपुर की, उसकी शादी थी इम्फाल में और मुझे उस शादी का न्योता मिला। मणिपुरी शादियां बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हैं और बहुत ज्यादा सुंदर हैं, उनमें बहुत अलग म्यूजिक होता है और सभी लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहन करके आते हैं। इस शादी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरी ही दुनिया से परिचित हो गए। उसके बाद इम्फाल से हम इंडो म्यांमार बॉर्डर है मोरे में, वहां गए। मोरे का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इम्फाल के बहुत ही पास लोकटाक झील है जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स है। ऐसे ही एक फ्लोटिंग आइलैंड पे बने हुए हट तक जाने का भी हमें मौका मिला। वहां मैंने बिल्कुल क्रेजी लोगों की तरह बहुत सारे फुटेज ले लिए और ये वापस आकर के मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है इतने सारे फुटेज को संभालना। पर उन वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लगा। मुझे लगता है 4 या 5 मैंने वीडियो एडिट करके बनाए मणिपुर के ट्रिप से और वो 4 या 5 महीने लगे होंगे उन वीडियो को आने में। एक खास बात और थी कि जब मैंने वहाँ की शादी का वीडियो बनाया और उसको शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि उनको भी नहीं पता था कि इतनी सुंदर शादी होती है मणिपुर में। और मेरी माँ ने भी वो वीडियो देखा और उनको भी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो एक तरीके से मुझे लगा कि ये एक बहुत पावरफुल जरिया भी है यूट्यूब। इसके बाद फिर से एक बार एक लंबा सा पॉज आया और मुझे दिल्ली से कहीं जाने का मौका नहीं मिला। फिर मैं गई यहाँ से हल्द्वानी। मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मेरा नेटिव प्लेस है। और हल्द्वानी से मैं और मेरी मदर गए कोटाबाग। कोटाबाग हल्द्वानी से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। और खास बात ये थी कि उन दिनों बारिश का समय था और जो रास्ता है हल्द्वानी से कोटाबाग का उसमें काफी अच्छा खासा फॉरेस्ट पड़ता है, काला ढूंगी का फॉरेस्ट। और जो सड़क है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है और बस उसमें से निकल रही थी। ये एक सरकारी बस थी जिसके खिड़कियां भी खुली हुई थी, दरवाजे भी खुले हुए थे, जगह जगह बस रुक रही थी और बस की जो हॉर्न की आवाज है वो बहुत तेजी से आ रही थी। उसकी खिड़कियों से मैंने फॉरेस्ट के काफी सारे फुटेज लिए। जब हम कोटाबाग पहुंचे, कोटाबाग में एक जगह है पांडे गांव, वहां हम जिन रिलेटिव से मिलने गए थे उन्होंने हमें पांडे गांव घुमाया काफी अच्छी तरीके से। एक तो फॉरेस्ट को, बस को, पांडे गांव की जो पहाड़ियां हैं उसको, वहां के मंदिर को, मंदिर से लगा हुआ एक पानी का स्रोत है उसको और वहां के पुराने घरों को जोड़ते हुए ये एक लंबा सा वीडियो बना था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेचर मुझे पसंद है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फॉरेस्ट 5 मिनट तक चलता रहा। मतलब 5 मिनट का जो वीडियो है वो केवल फॉरेस्ट पर ही है और मुझे लगा था इस वीडियो को कोई देखेगा नहीं, पर एक तरीके से अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे लगा कि जो मैंने फील किया है यहाँ से कोटाबाग जाते समय वो इस वीडियो में आ जाना चाहिए। तो उसको मैंने लाने की कोशिश की अपने
अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। काफी लंबा वीडियो था पर मुझे अच्छा लगा। बाद में मुझे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने उस वीडियो को देखा और ये वीडियो उनको पसंद आया है। ये एक तरीके से थोड़ा आश्चर्य की तरह भी था मेरे लिए। इसके बाद फिर से एक लंबा पॉज आया और मैं कहीं गई नहीं, लेकिन मैंने अब जो और यूट्यूब में ट्रैवल वीडियोस हैं उनको काफी ज्यादा देखना शुरू कर दिया और यूट्यूब को एक्सप्लोर करते करते काफी अच्छे क्रिएटर्स के चैनल्स तक मैं पहुंच गई, जिसमें से एक रोनी एंड भारती है जो कि हिमाचल के मनाली में रहते हैं और उनकी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होते हैं। और एक तरीके से उसने मेरे लिए ट्यूटोरियल का भी काम किया, जिनको देख करके मुझे समझ में आया कि अगर हम एक सिंपल कार से भी चल रहे हैं, उसकी अलग अलग विंडोज और उसकी जो मिरर्स है उनको यूज करके, इफेक्टिवली यूज करके हम अलग अलग एंगल से वीडियोस बना सकते हैं। और मुझे लगा कि मुझे इसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और मैंने किया भी आगे चल करके। इसके बाद 4 दिन की छुट्टी आई थी अगस्त में पिछले साल, उसमें हम गए ओरछा और खजुराहो। ओरछा सच में बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही सुंदर बेतवा नदी है वहां पर और पानी से इतनी भरी हुई और इतनी एक्सेसिबल नदी मैंने बहुत समय के बाद देखी थी, तो मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। मंदिरों का भी आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही अलग है, तो वहां से भी मैंने काफी सारे फुटेज लिए, जिनको धीरे 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 करते हुए उनको भी मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स मुझे लगता है क्लिप्स को जोड़ा और फिर वीडियो अपलोड किए। ओरछा में ही एक खास मंदिर है, चारद्वारी हनुमान मंदिर, और उस मंदिर के बगल में एक छोटी सी बावड़ी है। बावड़ी आपको पता होगा, स्टेप वेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये पुराने ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं। ओरछा के चारद्वारी मंदिर के बगल की बावड़ी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर की पोस्ट पढ़ी जिसमें दिल्ली में जो बावड़ियां हैं उनको लिस्ट किया हुआ था। मुझे लगा कि बावड़ियों के बारे में केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे इनको जाकर के देखना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है मैं धीरे धीरे दिल्ली में कुछ नई जगहों से परिचित हो जाऊं। तो इस तरीके से शुरू हुआ दिल्ली की बावड़ियों को खोज करके उन तक पहुंचने का सिलसिला। और ये शुरू हुआ था उग्रसेन की बावड़ी से। वो इतनी मैग्निफिसेंट बावड़ी है, जब मैंने उसको देखा मुझे इतना आश्चर्य हुआ, उस बावड़ी को भी देख करके आश्चर्य हुआ और ये बात भी सोच करके आश्चर्य हुआ कि मैं इतने सालों से दिल्ली में हूँ और मैंने ये बावड़ी जो कि बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में है उसको भी नहीं देखा था अभी तक। तो बावड़ियों की जो लिस्ट थी उसमें इसके बाद थी गंधक की बावड़ी और राजों की बावड़ी। ये दोनों ही मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। मैंने मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क भी नहीं देखा था, तो मैं उसको देखने के लिए गई दिन में। और इस तरीके से मेरा दिल्ली के अंदर टाइम निकाल करके दिल्ली को घूमने का और अकेले घूमने का सिलसिला शुरू हुआ। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क वो जगह थी जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि आई एम रियली ग्लैड कि मैं उस जगह पर पहुंची, क्योंकि बावड़ियां तो एक तरफ थी, वहां पर और भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इमारतें हैं, जिसमें से एक कुली खां का मकबरा है और वहां पर एक छोटी सी लेक भी है। और शाम के समय में वो जगह बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। मैं अकेली थी और मैंने उस जगह को बहुत ही आराम से घूमा, वहां पर बहुत अच्छे से कॉफी पी और मुझे बहुत मजा आया वहां पर। इसके बाद बावड़ियों को ही देखने के लिए मैं गई लोधी गार्डन और पुराना किला। लोधी गार्डन में बावड़ी मुझे नहीं मिली, वो शायद बंद है। पुराना किला की बावड़ी मैंने देखी, पर बावड़ियों को देखना अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रह गया था, क्योंकि इसके अलावा इतना कुछ है इन दोनों ही जगहों में। और मुझे समझ में आया कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें पार्क्स हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो भले ही बावड़ियां हो या नहीं हो, मुझे पहले इन सारी जगहों को अच्छे से घूम लेना चाहिए। और एक तरीके से इन सारी जगहों में जाने के बाद मेरा दिल्ली के इतिहास में भी इंटरेस्ट बढ़ गया था। के बाद नंबर आया हुमायूं के मकबरे का। हुमायूं का मकबरा वो इमारत थी जिसने मेरी आंखें खोल दी। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कोई सामान्य मकबरा नहीं है, ये ताजमहल के टक्कर की इमारत है और मैंने इसको नहीं देखा हुआ था। इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हुआ खुद को लेकर के। यहाँ तक के जो भी वीडियोस थे उसमें आप देखेंगे कई बार लाइट डिम है, क्योंकि मैं शाम को ही निकलती थी, तो सनसेट के समय ये सारी जगहें मैंने घूमी थी। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे शाम को नहीं सुबह जाना चाहिए अगर मुझे घूमना है और साथ में वीडियो के लिए क्लिप्स भी लेने हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड गियर्स की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा जरूरत सही सनलाइट की है और वो सही डायरेक्शन से आनी चाहिए। और इसे जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाती है बिना कुछ और किए भी। अब मैं दिल्ली को जब भी एक्सप्लोर करने के लिए निकलती हूँ, मैं सुबह निकलती हूँ अपने बैग के साथ। कई बार
मोस्टली अकेले ही। और इन पब्लिक प्लेसेस में ब्लॉग बनाने के लिए जो बोलना होता है वो भी अब मुझे उतना अजीब नहीं लगता। पहले मैं हमेशा देखती थी कि बहुत ही कम भीड़ भाड़ हो तो ही मैं जाती थी। प्रेफरेंस हालांकि मेरी अभी भी यही है, पर ये एक मेंटल ब्लॉकेज है कि हम कई बार पब्लिक प्लेस में बोलने से हेजिटेट करते हैं किसी वीडियो के लिए। वो मैंने धीरे धीरे सिस्टमैटिकली उसको हटाने की कोशिश की है। बीच में मैंने एक ब्लॉग बनाया था, शायद आप में से किसी ने देखा भी हो। यहाँ पर ISBT के पास, कश्मीरी गेट के पास लद्दाख बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। छोटी सी मगर बहुत ही खूबसूरत वो मोनास्ट्री है और ऐतिहासिक भी है वो। मैं घर से शाम को निकली और मैंने उसको शूट किया और मैं वहां पहुंची और मुझे अच्छा लगा। मैंने थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया वहां पर। 2-3 ही लोग थे बैठे हुए मेरे अलावा और काफी पीसफुल जगह थी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा हेजिटेशन हुआ कि मैं वहां कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर बाद में मुझे लगा कि चूंकि मैंने आधा काम तो किया ही है तो मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बिना किसी आवाज के उस वीडियो को डाला था। और उस वीडियो को उस तरीके से डालना प्लान नहीं किया था। ये बिकॉज ऑफ माई हेजिटेशन, पब्लिक प्लेस में बोलने में जो हेजिटेशन होती है उसकी वजह थी कि वो ब्लॉग बिना किसी आवाज के आया था। इस बीच मैंने दिल्ली में ही जहाज महल देखा, तुगलक एरा की एक ईदगाह देखी, लोधी एरा की एक दरगाह देखी। इसके अलावा मैं सुंदर नर्सरी गई और एक चोर मीनार मॉन्यूमेंट है, छोटा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का, उसको देखा। तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जैसे दिल्ली अब मेरी आंखों के सामने खुल रही हो। और मुझे ये भी समझ में आने लगा है कि ये इतनी ज्यादा ऐतिहासिक जगह रही है कि शायद एक लाइफ टाइम भी कम है इसके सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमने के लिए, सारे मॉन्यूमेंट्स को देखने और समझने के लिए। तो ये भी मैं मानती हूँ एक एडवांटेज रहा है मेरे लिए, कम से कम चस्का जिंदगी का, कि इसने मेरी अपनी जगह की हिस्ट्री के बारे में जो इंटरेस्ट है उसको काफी ज्यादा जगह दिया है। तो इस 2 साल की चस्का जिंदगी की यात्रा के दौरान मुझे लगता है मेरे इतने सारे मेंटल और हैबिचुअल जो ब्लॉकेजेस थे वो हटे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने धीमे धीमे ही सही पर वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा। ये सब जानना, देखना, समझना अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर जिंदगी में इंटरेस्टिंग क्या है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ बस कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करिए, आप जरूर बनाइए। और बनाया हुआ है तो उसको चाहे कितना ही धीरे धीरे ही सही पर उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस जर्नी में पीछे मुड़ करके जब आप दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस जर्नी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसलिए इस जर्नी का आप खुले बाहों से स्वागत करिए।